जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16 और आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 5 कंक्लूड करेंगे। चैप्टर नंबर 5 छोटा सा चैप्टर जिसमें 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, कल भी हमने डिस्कस किया था, और इसका दूसरा और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो कि इम्पॉर्टेंट है और मैंने बताया था एग्ज़ाम में केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये, और एग्जामिनर को पसंद भी है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, कन्फ्यूजिंग ज़रूर है, कन्फ्यूजिंग ज़रूर है। अगर आपने आज क्लास में जो डिफरेंसेस हैं वो इन दो इसमें जो दो इसमें बड़ी बातें हैं, अगर क्लास में समझ आ गई बात आपको तो बात समझ आ गई, तो फिर ये बात भूलेगी नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया कि बाद में बच्चे को यही बात लिखी हुई है, देखने में बहुत आसान है, लेकिन जब केस स्टडी आती है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना था। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मसला नहीं हमें, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की होगा। अब एक सिचुएशन में जैसे ये है, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या परफॉर्मेंस ऑफ ये कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करना है, होगा, करना है, नहीं करना, वैलिड होगा, वॉइड होगा, कब इन्फोर्सेबल है, कब नहीं है, तो ये है, ये इसमें पढ़ना है। यानी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल है, कब हमने अपना अपने अपने वादा, अपनी जिम्मेदारी फुलफिल करनी है, ये इसमें हमने पढ़ना है। अब सिचुएशन है उसमें कब करेंगे कब नहीं करेंगे, और आपको पता है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें तो हैपनिंग के भी इवेंट होते हैं, इसमें हैपनिंग के इवेंट होते हैं और इवेंट ऑफ नॉन हैपनिंग। हैपनिंग के केस में हमने कब कर कैसे परफॉर्म करना है तो ये रूल्स पढ़ेंगे, और नॉन हैपनिंग के केस में क्या होगा ये रूल्स पढ़ेंगे। बात समझ आ गई? तो हमने बेसिकली हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद फिर इसके रूल्स डिस्कस करने हैं। और अगेन इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऐसे आती है टाइम का, टाइम इज फिक्स्ड, और दूसरे में क्या होगा, टाइम इज नॉट फिक्स्ड। सर इसके क्या रूल होंगे? सेम इसी तरह नॉन हैपनिंग में भी होगा। इफ टाइम इज फिक्स्ड, इफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड। तो अगर हमें हैपनिंग और नॉन हैपनिंग समझ आ गए तो उसके बाद फिर ये रूल्स भी आसान है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? ये स्कोप है, ये आज हमने पढ़ना है। हाँ, दो बातें और भी है। नंबर 1 जैसे ये 2, 3 एंड 4 ये बहुत आसान है। तो मसला प्रॉब्लम यहां पे आती है, और इसमें भी नॉन हैपनिंग मिक्स करते हैं हम, और दूसरा टाइम इज फिक्स्ड है, टाइम इज नॉन फिक्स्ड है। तो दोनों सिचुएशन में क्या करना होगा, मैं इसको आपको समझाने के बाद, जब आपको बात समझ आ जाएगी उसके बाद फिर मैं इसको दरिया को कुएं में बंद कर सकता हूं। मेरी एक बात करके इस बात को खत्म कर सकता हूं, और वो बात ये होगी इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, वो वकूआ। आपको पता है कॉन्टीजेंट जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, वो वकूआ जिसपे डिपेंडेंट था ये कॉन्ट्रैक्ट, हुआ कि नहीं हुआ। हुआ तो क्या रूल्स है, ना हुआ तो आपने हुआ वाला साइड ये और ना हुआ वाला ये। ठीक है, बात समझ आए? किसी तरह आपको बात समझ आए, मोंगी सी बात ही सही, लेकिन बात समझ आ जाए। हुआ मींस के वो वकूआ, अगर इवेंट अकर होता है ये साइड है, इवेंट अकर नहीं होता ये साइड है। इवेंट अकर हुआ ये साइड है, नहीं होता ये साइड है। ये बात है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। यहां तक बात समझ आ गई? अभी रूल्स पढ़ेंगे, हम उधर ही जाएंगे, उधर से रूल्स शुरू करेंगे। ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टीजेंट। आपको पता है ये परफॉर्मेंस दो तरह के, हैपनिंग के भी है और नॉन हैपनिंग के भी है। यानी ये जो बात थी, हमने कहा था हमने होने का, किसी काम के होने का, और यहां पे नौ होने से रिलेट किया था। एग्जाम्पल मैंने दी थी आपको, कल मैंने एग्जाम्पल दी थी। 2 एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद फिर आपसे एग्जाम्पल पूछूंगा और एग्जाम्पल लूंगा भी 2 एग्जाम्पल से। आपको याद होगा कल वाली जो एग्जाम्पल थी सेल ऑफ आईफोन, सेल ऑफ गुड्स, और ये एग्जाम्पल ये थी कि अगर शिपमेंट कराची पोर्ट पे
वहां पे ये हमारा बोट, हमारी शिपमेंट जो है वो हमें रिसीव हो जाती है। शिपमेंट का रिसीव होना है, होना, तो सेल ऑफ गुड्स, फिर मैं आपको आईफोन बेचूंगा। ऐसे ही था कि जब मेरा ये सामान आ जाएगा तो फिर मैं आपको आईफोन बेचूंगा। दिस इज व्हाट हैपनिंग। नॉन हैपनिंग में क्या था? नॉन हैपनिंग की एग्जांपल, इंश्योरेंस वाली एग्जांपल याद है आपको? इंश्योरेंस वाली एग्जांपल क्या थी? हाँ, शाबाश, नुकसान होना। अब बताएं शाबाश क्या होगा? जब तक वकूआ नहीं होता क्लेम नहीं कर सकते, हम क्लेम नहीं कर सकते। वकूआ हो गया क्लेम कर सकते हैं। इधर कुछ होने को उस पर डिपेंडेंट है, इधर ना होने पे डिपेंडेंट है, ये ना होने पे डिपेंडेंट है। बात समझ आ गई? चलिए अब आ जाए आज के डिस्कशन की तरफ जाने से पहले कॉन्टिजेंट की डेफिनेशन, उसके एसेंशियल्स और डिफरेंसेस में कोई सवाल? शाबाश। हाँ, वो अभी करने हैं, अभी वो करने हैं। पहले मुझे ये बताएं शाबाश, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई सवाल? शाबाश। डेफिनेशन, एसेंशियल्स और डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कॉन्टिजेंट, ये बात समझ आ गई थी आप लोगों को? हर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट होता है। कॉन्टिजेंट तो होगा ही होगा, कॉन्टिजेंट तो होगा, लेकिन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं। कॉन्टिजेंट के इसका मतलब फिर दो हिस्से हैं, एक वॉइड वाला हिस्सा, एक वैलिड वाला हिस्सा। तो जो वॉइड वाला एक हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा, इस शक्ल के जो होंगे, इस शक्ल के जो होंगे, ये वेजरिंग होंगे। जो इस शक्ल के नहीं है उसमें भी दो सिचुएशन है, वैलिड हो सकता है, इम्पॉसिबल हो सकता है, वॉइड हो जाएगा। तो ये तो इसकी है ही शक्ल खराब ना, कॉन्टिजेंट की खराब शक्ल है ये, ठीक है? ये कॉन्टिजेंट की खराब शक्ल है जिसको लॉ भी अच्छा नहीं समझता। तो जिसको लॉ ना अच्छा समझता हो इसको हम भी नहीं अच्छा समझेंगे। तो ये वेजरिंग है। ये जो साइड है ये बिल्कुल ठीक साइड है, लेकिन ठीक साइड कभी खराब नहीं हो सकती, हो सकती है ना जी? हाँ हाँ, हर वेजरिंग कॉन्टिजेंट जरूर होगा, हर वेजरिंग कॉन्टिजेंट जरूर होगा। हर कॉन्टिजेंट वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्टिजेंट तो वैलिड हो सकते हैं, वेजरिंग कैन नेवर बी वैलिड। क्या ये? हाँ, इम्पॉसिबिलिटी के साथ वर्ड हो गए, इम्पॉसिबिलिटी। यही तो बताया, डिफरेंस बताया आपको। डिफरेंस बताने के बाद आपको यह बताया था कि वेजरिंग वो होते हैं जो खराब होते हैं। खराबी भी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है ना। इसमें बताएं शाबाश, हमने क्या किया था इम्पॉसिबिलिटी में? एग्जांपल कौन सी थी? स्मगल्ड, वो इम्पॉसिबल है, इलीगल है। इलीगलिटी की वजह से या इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हमने उसको वर्ड किया था। हर कॉन्ट्रैक्ट देखिए, अगर किसी चीज के ऊपर कॉन्टिजेंट है, डिपेंड करता है, बेस करता है किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो मैं ऐसे कहूंगा कॉन्टिजेंट, ठीक है? कॉन्टिजेंट। अब कॉन्टिजेंट तो है, अब कॉन्टिजेंट जो है वो वेजरिंग भी हो सकता है और ये नॉन वेजरिंग एग्रीमेंट भी हो सकता है, जैसे कॉन्टिजेंट दूसरे। अब मैं वेजरिंग एग्रीमेंट को कॉन्टिजेंट बोलता इसलिए नहीं हूं कि उनको स्पेसिफाई हो गया, वो तो स्पेसिफाई हो गया ना। बात समझ में आ रही है आपको? और इस वाले में इसकी शक्ल देखेंगे, इसके फीचर देखेंगे कि कौन से फीचर्स हैं। इंश्योरेंस कंपनी खत्म हो गई तो इम्पॉसिबल, बिल्कुल वॉइड हो जाएगा। कौन सा वाला वॉइड होगा? किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको इस सूरत में फिर करेंगे क्या? ऐसे कैसे वो खत्म कर सकते हैं? मेरे से पैसे लेके भाग जाए, दुबई निकल जाए, ऐसे तो नहीं होने दूंगा। उस सिचुएशन में क्या होगा वो बाद में देखेंगे।
ठीक है, कोई और सवाल? शाबाश, नो सवाल। चले जी, अब Hamza agree to pay if a future event happens. Hamza agree to pay if a future event happens. What make this a contingent contract? What make? शाबाश, फ्यूचर बस। कहां पे अनसर्टेनिटी? कहां पे लिखा हुआ? ये कहां लिखा हुआ? कहां लिखा हुआ? तो अज्यूम करेंगे इफ इट हैपन्स। इससे क्या मतलब होता है? इफ इट हैपन्स से क्या मतलब होता है? अगर तो हो जाए। तो अगर का मतलब तो यही होता है ना, हो सकता है ना भी हो सकता है ना भी हो। अनसर्टन, फ्यूचर, कोलैटरल भी तो नहीं है ना। कहां लिखा हुआ? आंसर में लिखा हुआ कोलैटरल, लेकिन इधर बताए ना कहां लिखा हुआ इधर कोलैटरल। हाँ, हर हमारा एग्री टू पे ये मेन एग्रीमेंट है। इफ फ्यूचर इवेंट हैपेंस यानी फ्यूचर इवेंट पे ये मेन डिपेंडेंट है। अब बात समझ आई? शाबाश। उधर ना देखे, बंद करें देखे बताएंगे तो फिर क्या फायदा हुआ? A contract depend on an event that will surely happens. जी, क्यों? शाबाश, श्योरली। अनसर्टेनिटी होनी चाहिए इसमें। ये तो श्योर है, तो ये कॉन्टिंजेंट है? नो। इज दिस कॉन्टिंजेंट? नो। क्यों नहीं है? श्योरिटी की वजह से। भाई कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अनसर्टन होने चाहिए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ब्राइट लिमिटेड agrees to buy devices if regulatory approval is obtained. What types of contract is this? पहले तो ये देखें कि तीनों एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं। कहां लिखा हुआ है? एग्री टू बाय डिवाइसेस, मेन एग्रीमेंट भी है, इफ भी है, इफ अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड, बताएं शाबाश, कॉन्टिंजेंट भी है, ऐसे ही है ना। तो तीनों है कि नहीं है? तीनों है, तो फ्यूचर इवेंट से रिलेट करता है, तो बिल्कुल ठीक है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 4, a contract depend on a future uncertain event but serves a business purpose. Is it valid? जी, कैसे लिखा? ये यहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है but serves a business purpose. बिजनेस पर्पस ही तो होना चाहिए। अगर लिखा होता है कि बिजनेस पर्पस नहीं है तो हम कहते हैं रियल इंटरेस्ट नहीं है दोनों पार्टीज का। तो जिस पार्टी का दोनों रियल इंटरेस्ट ना हो वो वेजरिंग होते हैं। शाबाश, गुड, वेल डन। देखिए, फ्यूचर अनसर्टन भी है और डिपेंडेंट भी है। ये बात ना लिखी होती, ये वाली बात ना लिखी होती, ये वाली बात तो मैं क्या कहता? जी नहीं, ये वाली बात ना लिखी होती। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये वेजरिंग नहीं है। अब आपको बात समझ आई कि ये देखो ना, डिपेंडेंट भी है ना, और फ्यूचर भी है, कोलैटरल भी है, और अनसर्टन भी है, लेकिन बताएं शाबाश, यहां से साबित हो गया कि ये बिजनेस पर्पस के लिए, यानी दोनों पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होगा। गुड, शाबाश। Payment depends entirely on winning or losing. How is this different? How is this different from contingent contract? Yes, ma'am. कोई इवेंट नहीं अकर हो रहा,
शाबाश, डिपेंडेंट ऑन मेन इवेंट है, ये डिपेंडेंट ऑन मेन इवेंट है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको डिपेंडेंट ऑन मेन इवेंट का मतलब पता है। आपने याद नहीं किया हुआ, ये आपको पता है। अच्छा क्या याद भी किया हुआ डिपेंडेंट ऑन मेन इवेंट, लेकिन आपको पता भी है कि क्या होते हैं। कोई सवाल यहां तक? शाबाश, बताइए कौन से होंगे फिर? वेजरिंग। Parties insure goods against fire. Do they have genuine interest? कैसे? एग्जाम्पल हमने यही ली थी, ये तो आसान हो गया। चल कोई नहीं, क्योंकि दोनों पार्टीज यही चाहेंगे ना कि ये फायर ना ही हो, आग ना लगे, क्योंकि दोनों को नुकसान है इसमें, दोनों का इसमें इंटरेस्ट है। पेमेंट डिपेंड ऑन एन एक्सटर्नल इवेंट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? सवाल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है जी। सवाल की समझ नहीं आई, चले सवाल को समझ लेते हैं, सवाल समझ लेते हैं। मेरा ख्याल है सवाल में कोई मुश्किलें नहीं है। पेमेंट्स क्या लिखा हुआ है? डिपेंड ऑन, किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है, किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है। नॉट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पे कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट हो गए, ये तो वेजरिंग एग्रीमेंट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस का मतलब तो ये नहीं होता हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट कि ये परफॉर्म करो, ऐसे करो। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस तो मेन एग्रीमेंट होता है। अगर तो ये मेन एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट हो गए, फिर तो ये हो गए वेजरिंग। बताएं शाबाश, लिखा हुआ है नॉट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, तो ये क्या होंगे? ये क्या होंगे फिर? कॉन्टिंजेंट होंगे। नॉट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, मींस के उस पर डिपेंडेंट, दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। तो ये कौन से होंगे? ये दोबारा सुने, ये दोबारा सुने। पेमेंट डिपेंड्स, क्या मतलब? कोलैटरल, डिपेंड्स कोलैटरल ऑन एन एक्सटर्नल इवेंट पे भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब यह कि फ्यूचर कोई इवेंट है ना, तो फ्यूचर इवेंट है, और क्या है? कोलैटरल। नॉट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। एग्जाम्पल इसकी थी जैसे मैच, डायरेक्टली मैच पे डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली मैच पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल थी रेनिंग, अगर इस पे डिपेंडेंट हो, बारिश के होने या ना होने पे, मैच के जीतने या ना जीतने पे अगर डिपेंडेंट हो, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? ओ भाई बोलो ना, ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं। अगर इस पे डिपेंडेंट हो, हमारा तो इस पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ही नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो अप्रूवल पे डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगी, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगी फिर हम कोई काम करेंगे। काम बाद में किया जाएगा, काम बाद में, पहले क्या है? अप्रूवल। तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंडेंट है कि नहीं? तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे है कि नहीं? ये तो डिपेंडेंट होते हैं। जब वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट हुआ, तो ये तो वेजरिंग हो गए, ये तो फिर सारे वेजरिंग हो जाएंगे। ओके ओके, अगला सवाल देखिए। पेमेंट इज ड्यू आफ्टर रिनोवेशन is completed. After renovation is completed. मेन कॉन्ट्रैक्ट बताएं। जी, पेमेंट सोच ले। शाबाश, ये क्या है? पेमेंट क्या है? मेन।
रिनोवेशन इज कंप्लीटेड, ये क्या है? ये कोलैटरल। इज दिस कॉन्टिंजेंट? क्यों नहीं? नहीं, अगर ना हुआ तो ये तो डायरेक्ट परफॉर्मेंस है ना, ये जैसे सेल ऑफ गुड का केस था, डायरेक्ट चीजें बेच रहा हूं मैं, मेरे पास स्टॉक है, मैं उसको बेच रहा हूं भाई, मैं आपको पेमेंट तब करूंगा जब आप मुझे बाइक ट्रांसफर करोगे। ये कॉन्टिंजेंट है क्या? कॉन्टिंजेंट नहीं है। कॉन्टिंजेंट नहीं, कॉन्टिंजेंट किसी दूसरे, शिपमेंट आ गई उसमें कॉन्टिंजेंट है बाइक ट्रांसफर करना। अब देखें, हमने पढ़ा कि क्या होना चाहिए, मेन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसे है ना। मेन कॉन्ट्रैक्ट में लेना देना होता है। ये लेन देन बताएं शाबाश, किसी दूसरे एग्रीमेंट के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो, डिपेंड्स ऑन दूसरे इवेंट, तो ये वाले क्या होते हैं? कॉन्टिंजेंट होते हैं कि नहीं होते? कॉन्टिंजेंट होते हैं कि नहीं होते? अब यहां पे वो कहता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, पैसे दूंगा मींस के कैश देना, और क्या ले रहा है? रेनोवेशन। क्या उसके ये रेनोवेशन और कैश किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं है, तो क्या ये कॉन्टिंजेंट है? नहीं, तो कॉन्टिंजेंट नहीं है, तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर क्या है ये? जी क्या है ये? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सादा कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप बोलते हो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये। बस ना, अगले ने परफॉर्मेंस देनी है तो परफॉर्मेंस के पैसे उससे मिलेंगे। जबरदस्ती हर एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट नहीं करना, उसमें जो लेन देन है उसको आप किसी दूसरे एग्रीमेंट पे डिपेंड करोगे पहले। अगर है किसी पे डिपेंडेंट तो फिर ये कॉन्टिंजेंट है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, बेहतर हो रही है। हाँ, सवालों से ही होगी। ओके, पेमेंट डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन। जी बताएं। पेमेंट डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ फैक्ट्री कंस्ट्रक्शंस। इज इट कॉन्टिंजेंट? मुझे लगता है कॉन्टिंजेंट है। मुझे लगता है एक सेकंड मुझे लगता है कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट साबित करने वाले को 100 रुपए इनाम मिलेगा। कैसे कॉन्टिंजेंट है? कौन साबित करेगा? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आप ये कह रहे हैं कि अनसर्टन है, अनसर्टेनिटी की वजह से। अनसर्टेनिटी, शाबाश, बहुत अच्छे। आपसे कोई अच्छा आंसर मिला तो फिर ये उनको मिलेंगे पैसे। जी भाई। डिपेंडेंट तो है ना, शाबाश। मेन इवेंट वो ये डिपेंडेंट भी है, और कंप्लीशन ऑफ फैक्ट्री पे ये डिपेंड करता है, और अनसर्टन भी है, फ्यूचर इवेंट भी है, क्योंकि फ्यूचर में ये होना है। ये उसका कोलैटरल हो गया, ठीक है, ओके। कॉन्टिंजेंट है जी। कौन और साबित करेगा? साबित करेंगे? नहीं, कॉन्टिंजेंट साबित करें। कॉन्टिंजेंट साबित करें ना। इज इट कॉन्टिंजेंट? यस नो? यस नो? बहुत अच्छे। कॉन्टिंजेंट कैसे लगा आपको? अब मैं आपसे पूछूंगा लेना देना। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, पहले तो आप फिर ये बताएं कि ये अगर कॉन्टिंजेंट नहीं है तो क्या ये? सादे वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्टिंजेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैचिंग हुई है ना। आप देखो मेरी जान, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है भाई? बोलो ना। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? लेन देन होता है। क्या होता है? लेन देन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा
जिसमें हर एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो एग्रीमेंट होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डिपेंडेंट एग्रीमेंट होता है। शाबाश। एक है हमारा मेन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी कह लूं, कॉन्ट्रैक्ट कह लूं, कोई मसला तो नहीं है ना, कोई मसला तो आप तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। आप तो समझदार हैं आप। इसमें होता है एक पार्टी रिसीव, एक प्रोमिसर होता है, एक प्रोमिसी होता है, ऐसे ही होता है। एक ने अपना वादा फुलफिल करना है तो दूसरे ने भी अपना वादा फुलफिल करना है। एक ने यहां पे पेमेंट का वादा किया था ना, और कहता है मैं पेमेंट कब करूंगा, जब आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करोगे। अच्छा, अब क्या सवाल में ये है, ऐसे कुछ है कि ये जो पेमेंट और कंस्ट्रक्शन है वो इस पे डिपेंडेंट है कि अगर मिस्टर सी हमें ये इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, इसके लिए मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड कर दें तो हम ये काम करेंगे। ऐसा कुछ लिखा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये मिसिंग है। तो जब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला हिस्सा मिसिंग हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट हो सकते हैं। कॉन्टिंजेंट के लिए शर्त है, बताएं शाबाश क्या शर्त है? एक क्या होना चाहिए? मेन। और दूसरा क्या होना चाहिए? कोलैटरल। क्या ये मेन एग्रीमेंट किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है? क्या कोलैटरल है? तो जब कोलैटरल नहीं है तो फिर क्या है? ये सादा कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको सादे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ आ गई? सादे कॉन्ट्रैक्ट में लेना देना होता है। ऊपर वाले में भी ऐसी ही था दोस्त, ऊपर वाले में भी तो ऐसी ही था। ये देखे ना, इधर भी पेमेंट हो रही है, इधर भी पेमेंट हो रही है, इधर भी पेमेंट हो रही है। इधर उसने लिखा हुआ था नॉट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, यानी नॉट दिस वन। किधर गया वो हमारे इससे पहले वाला जो था? नॉट दिस वन और नॉट दिस वन इस पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही इस पे डिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये लिखा हुआ था ऊपर वाले में। आपने कहा तो साबित करे कॉन्टिंजेंट है, तो जबरदस्ती साबित करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? क्या कौन से सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना? अब अलग करे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा हो। आप इधर ही रहें, अभी इधर ही रहें, अभी इधर ही रहें। Oh, it is an ordinary contract. No, it is not a contingent. It is in simple contract. ठीक है, अब तो नहीं ना भूलेगा? पक्का? चलो बैठ जाओ। आइंदा सोच समझ के आप जवाब देंगे। शाबाश, वेल डन जी। क्या आपको क्या कंफ्यूजन थी, आप बताइएगा। ये लास्ट 3 में ये कंफ्यूजन तो नहीं है, ये तो आपने मुझे लगता है कि पहले से प्लान किया हुआ था। क्या हम कहेंगे कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन होगी नहीं। अच्छा, अब आपको समझ आ गए? चलो, इस तरह आप सवाल पूछेंगे तो फिर आपकी लर्निंग होगी, सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। जी चलें फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 क्या कहता है, रिलेट करता है किससे? रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बताएं शाबाश, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होते हैं? शाबाश, कि जब जिस इवेंट पर ये डिपेंडेंट है, जिस इवेंट पर ये डिपेंडेंट है उसके बारे में लॉ बता दें, क्लियर कर दें कि ये हो सकता है, ये नहीं हैपनिंग है, इवेंट हुआ, अकर हुआ, नहीं हुआ, या अब इम्पॉसिबल हो गया इसका होना। यही था ना, अब इसका होना इम्पॉसिबल हो गया। फिर से बताएं शाबाश, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होते हैं? यानी इसकी परफॉर्मेंस, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस है ना, तो आपने परफॉर्मेंस के रूल्स बताने, परफॉर्मेंस के रूल्स बताने। आखिरी 3 सवाल में मसला था ना? ठीक जी। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होने हैं? कब करते हैं परफॉर्म?
जिसके बारे में लॉ डिसाइड करता है, उस लॉ ने क्लियर कर दिया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ, नहीं हुआ, या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो ये 3 बातें याद रखेंगे, ठीक है, शाबाश। यानी लॉ डिसाइड करता है, लॉ का हमने इंतजार करना है कि जब ये कंडीशन क्लियर हो जाए तो फिर पता चलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल है या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। चले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले, रूल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आप देखिएगा 2 मेन इवेंट होंगे, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। फिर से बताएं साहब, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट किसे कहते हैं, हाँ शाबाश, किसी इवेंट का हो जाना, किसी इवेंट का। और नॉन हैपनिंग, उसका अकर, इवेंट का अकर ना होना, इवेंट का हो जाना, इवेंट का अकर ना होना। अब ये इवेंट का अकर हो जाना या ना होना, ये हम क्लासिफाई करते हैं इसको पहले कॉन्टिंजेंट की परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस लिखना चाहिए था, चले, ये जो परफॉर्मेंस है, दिस इज डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट या नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यानी कॉन्ट्रैक्ट तब ही होगा जब ये जो इवेंट था जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है वो एक्चुअली में आकर हो जाए। हम देखेंगे, इसके रूल्स हैं ना, इसके रूल्स हैं, देखते हैं। बताएं साहब, बस ये कौन सा होगा, आई विल पे यू, आई विल पे या आई विल सेल द गुड्स इफ शिप रिटर्न्स। हैपनिंग में शाबाश। और नॉन हैपनिंग में कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जब ना पहुंचा। कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब शिप ना पहुंचे। शिपमेंट ना हो से मुराद क्या है, इवेंट नहीं हुआ, इवेंट होना था नहीं हुआ, इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अजीब बात नहीं है, सुनने में अजीब नहीं है, बताएं साहब, अजीब लग रहा है ना, ये बात सुनने में अजीब लग रही है तो सुने जरा। इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, जहाज ना पहुंचने की सूरत में हम आपको कंपनसेट करेंगे। अब इंश्योरेंस एग्रीमेंट ऐसे ही होते हैं ना। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने बताएं साबस क्या कहा, हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या है, अपना वादा पूरा करेंगे। भाई इंश्योरेंस कंपनी का वादा क्या होता है, कॉम्पनसेट करना। हम अपना वादा पूरा करेंगे, परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पूछा कब, कहता है व्हेन इवेंट नॉट अकर। इवेंट नॉट अकर का मतलब क्या है, कहता है जब क्या ना हो, शिप नॉट अराइव्ड, शिप नॉट अराइव्ड। शिप नॉट अराइव्ड यानी जो जहाज था जिसमें हमारा सामान था वो अगर ना पहुंचे, नहीं पहुंचा, तो उस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम आपको क्या करेंगे। भाई इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट ये होता है कि उन्होंने बाहिफाजत हमारे जहाज को कराची पोर्ट तक पहुंचाना है।
ठीक है, उन्होंने हमारे जहाज को बाहिफाजत कराची पोर्ट तक पहुंचाना है। भाई अगर वो अब उनसे हम कहते हैं भाई पैसे तो ले रहे हो, अगर मेरी चीज जो है वो सही सलामत नहीं पहुंची तो फिर आप अपना वादा पूरा करोगे? अब आपको बात समझ आ गई? ना पहुंचे तो फिर आप अपना वादा पूरा करोगे। और इधर क्या होता है, इधर बताएं शाबाश क्या होता है जी? इधर पहुंचने का वादा होता है ना, पहुंचने का वादा कैसे होता है वो भी बता दें प्लीज। अगर नुकसान हुआ नहीं, अगर सेल ऑफ गुड्स वाली कोई एग्जांपल थी, एग्जांपल स्पेसिफाई करें ताकि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें हम, उसके बाद देख लेंगे क्या है जी। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, हाँ अगर क्या हुआ, अगर शिप पहुंच कैसे लिखूं, अब मैं अराइव्ड लिख लेता हूं ना। अगर शिप अराइव्ड तो मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा, सेल करूंगा, शाबाश, मैं आपको आईफोन सेल करूंगा। अब ठीक है, अब ये किस पे डिपेंडेंट है? अब ये हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। अच्छा, अब यहां पे दो रूल्स लगेंगे, दो रूल्स हैं, कौन से? टाइम इज फिक्स्ड। बताएं अगर टाइम फिक्स था, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था 30 तारीख तक अगर वो पहुंचा तो फिर हम आपको आईफोन सेल करेंगे, और पहुंच गया 30 तारीख तक, 30 से पहले आ गया सामान हमारा। अब बताएं साहब इस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से मुराद क्या है? हम चीज बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? अब सेल करेंगे, सेल करेंगे, ये है। अच्छा बताएं साहब, टाइम इज फिक्स्ड एंड शिप अराइव्ड बिफोर 30th, जो भी तारीख थी 30 तारीख तक, उससे पहले। बताएं साहब अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? पक्की बात है? ओके। 30 तारीख के बाद अगर आ जाए तो इसका मतलब जहां पे टाइम फिक्स्ड है, फिक्स टाइम के अंदर अंदर आ जाए तो विद इन द टाइम, विद इन फिक्स टाइम, ये स्पेसिफिक विद इन फिक्स टाइम, तो क्या है? वैलिड। आफ्टर फिक्स टाइम या नॉट विद इन द फिक्स टाइम। अब बताएं, वॉइड। देखते हैं यहां तक बात समझ आ गई? भाई देखिएगा, अगर आपको यह बात समझ आ गई ना, ये तस्वीर का दूसरा रुख है फिर। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे से लेनी चाहिए, फिर हमें ये बात समझ आएगी। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अगर आपको यहां तक बात समझ आ गई है, अगर आपको यहां तक ये वाली बात समझ आ गई है, तो अब जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बताएं, बात समझ आई आपको? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट यानी परफॉर्मेंस कॉन्टिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और हैपनिंग ऑफ इवेंट किससे कहते हैं सर? इवेंट का अकर हो जाना, इवेंट का अकर हो जाना। सेल ऑफ गुड, अगर शिप अराइव्ड हो तो मैं आपको आईफोन सेल करूंगा, करूंगा करूंगा, वादा क्या जा रहा है? करूंगा, यानी कॉन्टिंजेंट भी है, कॉन्टिंजेंट भी है। अब पढ़े, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड, सॉरी पहले, इफ टाइम इज फिक्स्ड, इफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड। देखा आपने कि दो केसेस हैं, एक है फिक्स्ड और एक टाइम इज नॉट फिक्स्ड। टाइम इज फिक्स्ड, टाइम इज नॉट फिक्स्ड, टाइम इज फिक्स्ड, टाइम इज नॉट फिक्स्ड। अब बताएं, अब बताएं, इफ द इवेंट हैपन्स विद इन द टाइम, विद इन द टाइम, विद इन द टाइम, फिर बताएं, इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स्ड, आप परफॉर्मेंस दोगे, आपने परफॉर्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कब? जब इट हैपन्स
विद इन द टाइम, आप छोड़े विद इन द टाइम, और द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, इधर से आ जाओ, बिकम वॉइड कब? इफ इवेंट डज नॉट हैपन विद इन दैट टाइम। आगे नहीं पढ़ना। यानी फॉर एग्जाम्पल, आज का डेट है, शुक्रिया भाई कह रहे 17th ऑफ भाई, एक दिन आप पीछे, 18 अप्रैल, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि 30 अप्रैल तक अगर शिप पहुंचा तो हम आपको सेल करेंगे। और ये देखिएगा, मुबारक हो, आपका सामान पहुंचा है 25 अप्रैल। भाई कह रहा अल्लाह का शुक्र है, हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सामान पहुंच गया ना, अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस देंगे हम, वैलिड है कि नहीं है? बिल्कुल है। 30 से पहले 30 को भी पहुंचा तब भी बेचेंगे, ऐसा है कि नहीं? 1 मई को जी, अब बताएं जी, क्यों? विद इन द टाइम नहीं पहुंचा। ये तो शायद पहले भी आपने इस तरह का सिचुएशन पढ़े थे, ऐसी था ना? ओके, उसमें कुछ रीजनेबल का भी जिक्र था। छोड़े पर आप इधर आए, इधर आए, देखते हैं सिचुएशन को जरा अंडरस्टैंड करते हैं। आप इधर आ जाओ, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक। अब आपने गौर से देखना है, देखिएगा। पता चला हाँ सही जी, क्या शिप्ड अंडर द सी। अब बताएं शाबाश, जब पता चला कि वो समुद्र में, जी ऐसे नहीं कहते, उधर से आ रहा था ना, क्या नाम है इसका आजकल जो, हाँ अबनाए हुरमुज से आ रहा था, तो उसके बाद तो फिर होना ही था, उधर से गुजरा। बताएं शाबाश, क्या हुआ? बूम। अब बताएं क्या, इज इट इम्पॉसिबल है ना? इम्पॉसिबल है। बताएं शाबाश, क्या अब कभी ये 30 अप्रैल तक आ सकता है? कभी ही आ सकता है। इम्पॉसिबल कब हुआ? इधर इम्पॉसिबल हो गया, बताएं जब इम्पॉसिबल हो गया तो अभी कोई सूरत नहीं आने की। भाई अभी 30 तारीख तो आई नहीं है, 30 तारीख तो आई नहीं है, 30 के आने से पहले बुरी खबर आ गई, 30 के आने से पहले बुरी खबर आ गई, और इतनी बुरी कि इसके बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसका इवेंट का अक्कर होना। तो क्या कहूं अब, क्या कहूं भाई, कि क्या पॉसिबल है? कोई पॉसिबिलिटी है? तो जब इम्पॉसिबल है तो क्या मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता हूं? मैं सेल कर सकता हूं ये आईफोन? भूल जाओ अब, आईफोन भूल जाओ, इस बर्थडे कोई आईफोन नहीं है भाई। आसान था? आसान नहीं था, मुश्किल था। हाँ आपको समझ आ गई है, मुश्किल था। हाँ आज क्लास से बाहर आपने, वो आज इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट था और तेरे भाई ने यूं समझ लिया। चले फिर से बताएं। टाइम फिक्स्ड है, और विद इन द टाइम इवेंट हैपन। टाइम फिक्स है, नॉट अकर विद इन द टाइम, इम्पॉसिबल बिफोर फिक्स टाइम। बाद में हो जाए वो तो वैसे भी वॉइड है ना, लेकिन अगर पहले भी वो इम्पॉसिबल हो जाए फिर भी उस सूरत में ये क्या है? वॉइड है। ये कहानी समझ आ गई? मैंने आपको तस्वीर के एक रुख का एक ही साइड अभी बताई है कि ये केस है।
दूसरा मैं आपसे पूछूंगा नॉट फिक्स, एग्जाम्पल छोड़ें, ये एग्जाम्पल छोड़ें, एग्जाम्पल इतनी हो गई कि हमें बात समझ आ गई है। समझाने के लिए जो एग्जाम्पल हमने फिक्स की थी वो उससे हमें बात समझ आ रही है, तो बस ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। कौन सा एग्जाम्पल किस लिए होती है? कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए होती है। इफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है, अब बताएं साहब कब इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं? जब मर्जी करवा लो, जब मर्जी करवा लो। अब तो 30 तारीख है ही नहीं ना, अब चाहे वो 5 मई को आए चाहे 25 मई को आए, जब जैसे ही वो शिप अराइव्ड, अब उसके अराइवल यानी उसके अक्कर होने पे डिपेंडेंट है ये, चाहे 2030 में हो जाए, बस ठीक है, लॉ ने नहीं लिखा ना, तो 2030 में हो जाए। अच्छा बताएं साहब, अराइव्ड इनफोर्सेबल, नॉट अराइव्ड नॉट इनफोर्सेबल, बस इसमें जिंदगी आसान है। ना 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 ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना मिक्स करें, अब ना मिक्स करें, अभी नहीं करें। कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए, हमें बात समझ आ जाए, उसके बाद फिर देख लेंगे कि क्या मसले मसाइल अपने लिए खुद क्रिएट करने के नहीं करने। अभी से जो है वो आप उसके बारे में सोचेंगे तो ना वो रहेगा ना फिर ये रहेगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनफोर्सेबल कब कब कब, अगला सवाल ये होना चाहिए। अच्छा इसके बाद ना अपनी आदत बना ले, जब भी आपसे कोई कहता है ना इनफोर्सेबल, आपने अगला सवाल क्या पूछना है? कब और कैसे, कब और कैसे, कब कब भाई कब, अगला सवाल ये हो कब, व्हेन द इवेंट actually happens, this is when time is not fixed and the contract become void if the event become impossible। इसमें ये क्यों नहीं लिखा हुआ when the time is lapsed? शाबाश, टाइम क्योंकि पहले से फिक्स था ही नहीं। अब आप फिर से बताएं शाबाश, मुझे फिर से बताएं शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट या परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है यानी डिपेंडेंट ऑन कॉन्टीजेंट है अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और इवेंट में टाइम फिक्स्ड है। अब आप बताएं आगे, मैं तो नहीं पूछूंगा, फिर तो क्लियर हो जाएगा। मुझे आपने बताना है वो वैलिड कब है, अगर विद इन द टाइम हो, शाबाश। वॉइड कब है, टाइम लैप्स हो जाए या फिर विद इन द टाइम वो इम्पॉसिबल हो गया, विद इन द टाइम इम्पॉसिबल हो गया। इस ट्री को मैं अगर मजीद एक्सटेंड करूं तो मुझे क्या लिखवाएंगे शाबाश? आफ्टर फिक्स टाइम लिखा हुआ था ना हमने, हम इसको चेंज करते हैं विद इन, इसको जरा बेहतर कर लेते हैं भाई। क्या लिखूं भाई? विद इन टाइम, और इधर क्या लिखूं? नॉट विद इन टाइम, और इम्पॉसिबल भी तो है ना, और इम्पॉसिबल जी। अगर विद इन टाइम है तो इनफोर्सेबल, नॉट विद इन टाइम नॉट इनफोर्सेबल। तो पहले ही बता दिया था कि रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस का मतलब कब इनफोर्सेबल है कब नहीं है। इनफोर्सेबल उस सूरत में है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन है और टाइम फिक्स्ड था और ये हैपनिंग वाला इवेंट था, ठीक है। इधर से भी आप पढ़ सकते हैं। कब नहीं दे सकते? अगर नॉट विद इन टाइम हो या कॉन्ट्रैक्ट विद इन टाइम क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, इवन विद इन टाइम इम्पॉसिबल हो गया, और टाइम फिक्स था और था भी हैपनिंग का इवेंट, तो इस सूरत में क्या होगा? इनफोर्सेबल नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है। ओके, टाइम नॉट फिक्स्ड जी, टाइम नॉट फिक्स्ड जी। हैपेंड, नॉट हैपेंड, नॉट हैपेंड के केस में क्या होगा? ये क्या इनफोर्सेबल है ना, इनफोर्सेबल, और यहां पे
नॉट हैपन का मतलब इम्पॉसिबल, नॉट इन फोर्सेबल। ठीक हो गई बात। तो ये थी पूरी कहानी। आसान है मुश्किल है? वैसे आप तो कहते सर इतना मुश्किल है, समझ लिया ना, इसलिए आसान है। चले जी नेक्स्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सबसे पहले मुझे ये बताएं, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम? नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की एग्जांपल क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? किसी सिंगल स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो? नहीं प्रॉब्लम, सब बस ठीक है। नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में भी अगेन दो सिचुएशन, टाइम इज फिक्स्ड, टाइम इज नॉट फिक्स्ड। अब देखते हैं आपको कितनी बात समझ आई है। इफ टाइम इज फिक्स्ड, इफ टाइम इज फिक्स्ड, ओके, बताए इवेंट नॉन हैपनिंग का था, नॉन हैपनिंग का था, टाइम फिक्स था, हैपेंड नहीं हुआ। सब एग्जाम्पल सुने, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल सुन ले, कोई नहीं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। टाइम फिक्स था कि अगर 30 अप्रैल तक ये शिप ना पहुंचा तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, हम आपको कंपनसेट करेंगे। टाइम फिक्स था ना 30 अप्रैल, टाइम फिक्स था 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक कुछ नहीं आया। अब बताएं शाबाश, इंश्योरेंस कंपनी वाले से हम क्लेम कर सकते हैं? मींस के कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल कब होगा? जब इवेंट अकर नहीं हुआ विद इन टाइम। कंफ्यूज नहीं हो रहा पिछले वाले के साथ मिक्स? हाँ शाबाश। एग्जाम्पल ध्यान में रखते हुए, एग्जाम्पल जब टारगेट सेट होना तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। एग्जाम्पल ध्यान में रखें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। ऑनलाइन वाला आप भी बस कैमरा ओपन रहने दें। एग्जाम्पल ये है कि अगर वो शिप अराइव्ड हो जाए तो फिर तो इंश्योरेंस वालों से हम क्लेम नहीं कर सकते, वो तो हैपनिंग वाला केस हो जाएगा। नॉन हैपनिंग में यह है कि अगर 30 अप्रैल तक हमारा शिप ना पहुंचा तो ना पहुंचने की सूरत में क्या हम इंश्योरेंस कंपनी वालों से कुछ क्लेम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब इस सूरत में अगर टाइम फिक्स था, यानी 30 अप्रैल तक अगर नहीं पहुंचा, हमने उन्हें कहा था 30 अप्रैल तक ना पहुंचा तो फिर हम आपसे कंपनसेशन लेंगे, और नहीं पहुंचा तो लफ्ज नहीं आ गया तो मींस के नॉन हैपनिंग है। ठीक है, और क्या मैंने टाइम फिक्स किया हुआ इसमें 30 अप्रैल, और 30 अप्रैल तक कोई शिप मेरा नहीं पहुंचा जी। अब इस सूरत में क्या मैं जा सकता हूं उनके अगेंस्ट? मैं क्या कह सकता हूं, भाई आप परफॉर्म करो, अब अपना वादा पूरा करो जो आपने कहा था। यस, बस एक ही समझाना था। अगर आपको समझ आ गई ना बात तो बस इंशाल्लाह बाकी आसान है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनफोर्सेबल व्हेन, अगेन अगला सवाल हम क्या पूछते हैं? व्हेन का, द इवेंट, हमें लिख लेंगे, देख ले हमने, लिख लेना आप भी। अरबी में लिखें, अरबी में लिखें, इंग्लिश में लिखूं। विद इन द स्पेसिफाइड टाइम आर बिकम इम्पॉसिबल। अब देखें इस दफा इम्पॉसिबल पहले ही आ गया, पहले वाले के साथ। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? सुने, 30 अप्रैल तक जो है वो हमने 30 अप्रैल तक ना आए, 25 को पता चला आ ही नहीं सकता, 25 को ही पता चला कि नहीं आ सकता। क्यों? कुछ हुआ होगा वो हुआ। अब उस वारदात के बाद अब आ ही नहीं सकता, क्या मैं 30 के इंतजार करूंगा? अब कोई 30 को ना आए फिर मैं जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी वालों से क्लेम करूंगा? भाई अब 25 को भी जाके कह सकता हूं भाई इट इज नाउ इम्पॉसिबल, आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता आ जाए। अब भाई अगर आ गया तो, अगर 29 को अराइव हो जाए कराची पोर्ट पे, ठू की आवाज है तो फिर क्या करेंगे? नहीं कर सकते ना, फिर क्या है? वॉइड है, फिर हम बैठ के रोएंगे।
रोना क्यों है? ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। बात समझ आ गई हमें? बात समझ आ गई? ये जो बात थी इफ टाइम इज फिक्स्ड की। अब आप कंफ्यूज होंगे जब आप मुझे बताएंगे इफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड। देखे बगैर, इफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड, जी टाइम फिक्स नहीं है, इनफोर्सेबल कब है? शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन, ठीक है। हाँ, अब मेरी थोड़ी सी एश्योरेंस बढ़ गई कि अब आपको बात समझ आ गई। और वॉइड कब है? ना 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 ना, अब आप मिक्स कर रहे हो, मुझे पिछले वाला बता रहे हो आप। वॉइड नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो वैलिड में है ना। वैलिड के इम्पॉसिबल की सूरत में वैलिड है। वैलिड से मुराद यह है कि मैं उनसे कॉम्पनसेशन ले सकता हूं। मैं कब नहीं ले सकता? टाइम फिक्स नहीं था, जब आ जाए। कब आ जाए? किसी भी वक्त, जब मर्जी आ जाए, जब मर्जी आ जाए। भाई ये कोई बुरी खबर आई है, और जब बुरी खबर नहीं आई तो मसला ही कोई नहीं। तब बुरी खबर नहीं आई, तो बुरी खबर आ जाए तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम void if the event actually happens। तो नॉन हैपनिंग में, अब सुने अब सुने सुने सुने, अगर आपने रट्टा लगाना हो ना तो वो भी लगवा दो। नॉन हैपनिंग में मसला तब है जब हैपेंड हो जाए। नहीं बात समझ आई? भाई अगर आप किसी को मना कर रहे हो, आपने किसी को मना किया, तो आपकी लड़ाई उसके साथ कब होगी? उससे कब लड़ाई होगी आपकी? आपने उससे मना किया था झूठ बोलने से, आपने उससे मना किया था झूठ बोलने से, और जब वो झूठ बोलेगा, बताएं साहब, आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट होगा कि नहीं? वो राइज तब होगा। और आपने किसी को कहा था भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, अब बताएं साहब वॉइड कब? वॉइड से मुराद डिस्प्यूट कब राइज होगा? जब वो नहीं करेगा। तो हैपनिंग में जब नॉन हैपनिंग होगी केस खराब होगा, और नॉन हैपनिंग में जब हैपनिंग होगी तब केस खराब होगा। मैंने कहा था ना आखिर में मैं इस दरिया को कूजे में बंद करूंगा। अब सोचें, अब आपको ये बात समझ आएगी। हैपनिंग में जब नॉन हैपनिंग होगी मसला होगा, नॉन हैपनिंग में जब हैपन हो गया एक्चुअली तो फिर मसला होगा। तो फिर मसले से मुराद वॉइड, मसले से मुराद वॉइड, और वॉइड से मुराद यह है कि अब इनफोर्सेबल नहीं है, अब इनफोर्सेबल नहीं है, यानी अब परफॉर्मेंस नहीं देंगे हम। क्या मैं आपको बात समझा पाया हूं? और ये वाला तो मैंने करवाया नहीं, ये तो मैं करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये तो हमें बात समझ आ गई, ठीक है ना। दोनों इसलिए नहीं करवा रहा कि जब मैं दोनों लिखूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। एक बता दिया, दूसरा आपसे करवाया है, दूसरा आपसे करवाया। तो जब आपको दो चीजें बताई जाती हैं फिर आपसे पूछा जाता है तो फिर आप चीजों को मिक्स करते हैं। एक बता के जब दूसरी चीज पूछी जाती है तो फिर आपकी आदत है उसका उलट हमेशा से सोचना। नहीं, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं। यस, नहीं नहीं, नुकसान नहीं, नुकसान वाला देखें, एग्रीमेंट हमारा कौन सा था? हाँ शाबाश, एग्रीमेंट, मेन एग्रीमेंट कौन सा था? पैसे का लेन देन। ये कॉन्टिंजेंट था, कॉन्टिंजेंट की बात हो रही है, इवेंट के आकर होने की बात हो रही है, ठीक है, बात समझ आ गई? उनसे पैसे लेने की बात हो रही है, नॉन हैपनिंग या हैपनिंग बाद में है। पैसे, ये मेन एग्रीमेंट जो है वो ये इंश्योरेंस है। मेन एग्रीमेंट जो इंश्योरेंस है, ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग कोलैटरल है। तो ये कोलैटरल की सारी बातें हो रही है, ठीक है। अब सवाल पूछें, अब सवाल पूछें। अब ये अगर फायर लगेगी तो फिर हम इंश्योरेंस करेंगे? हाँ हाँ, मैं परफॉर्म तब करूंगा, तब परफॉर्म करूंगा। परफॉर्मेंस मेन एग्रीमेंट के लिए होती है, परफॉर्मेंस कोलैटरल की होती है? मेन की होती है। तो मैं मेन बाद में करूंगा, यानी पैसे तब लूंगा। जी अब बताएं। अब जो है अगर वो वकूआ हुआ तो हो जी, तो फिर ये हैपनिंग में जाएगा, ठीक है। उनके लिए नॉन हैपनिंग में जाएगा। या तो आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं या फिर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं।
दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस साइड डिफरेंट हो जाएगी, ऐसे ही है ना? क्या हमें ये दो बातें समझ आ गई? चलें, अब अगर ये दो बात समझ आ गई तो तीसरी अब मैं आपसे पूछूंगा, ये क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट डिपेंडेंट ऑन इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंडेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वर्ड। ये कहाँ लिखा हुआ है? नीचे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ। अच्छा, अगर प्रीवियस पेज पे नीचे लिखा हुआ है, सही कह रहे, पिछले पेज की बात कर रहे थे आप। चलें, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन्स फ्यूचर कॉन्डक्ट। अब ये थोड़ा सा ना इजी नहीं है, थोड़ा सा अजीब है। थोड़ा सा अजीब कैसे? एग्जाम्पल सुने। दोस्त को उधार देते हो? क्यों नहीं? दोस्त को उधार देना मजबूरी है ना, क्योंकि उधार लेना भी तो है, कभी लेना भी तो है। और आपको पता है दे के भूल जाओ, जैसे लेके भूल जाते हो ना, दे के भी भूल जाओ। सिर्फ लेके नहीं भूल जाना होता, दे के भी भूल जाना होता है। ऐसे ही करता है ना, और होना ऐसे ही चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं उतारूंगा जूता। कहता है अगर आपका पता हो कि आपके दोस्त ने पैसे वापस नहीं करने, वापस आपने दोस्त नहीं करने, इसका मतलब यह है कि आपको पहले से पता है इट इज इम्पॉसिबल, पहले से ही इम्पॉसिबल। ये नहीं फ्यूचर कॉन्डक्ट है कि उससे फ्यूचर में क्या करना है, तो पहले से पता है, तो ऐसे ना करो। इफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन हाउ अ पर्सन विल एक्ट इन द फ्यूचर, इट बिकम्स कब? व्हेन द एक्शन बिकम्स ड्यू टू द पर्सन्स कॉन्डक्ट। ये तो मैंने एक बोंगी सी एग्जांपल दी है, आप मुझे कोई अच्छी सी एग्जांपल सोच के बताएं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन, कहां हुआ है कॉन्ट्रैक्ट? डिपेंड ऑन, हाँ वॉइड तो है ना, तो यही आपसे पूछ रहा हूं। इसकी एग्जांपल आपने देनी है, सोचे एग्जांपल, सोचें इसकी। अच्छा, इधर भी लिखा हुआ था वॉइड ऑफ एन इशू। वॉइड ऑफ एन इशू का पता है ना? हाँ, डिपेंडेंट इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंडेंट है तो वो शुरू से ही क्या है? वॉइड है। उसके लिए किसी डेट का इंतजार नहीं करना, किसी इवेंट का इंतजार नहीं करना, क्योंकि हमें पता है पहले से ही क्या है, ये वॉइड है, इम्पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए प्रोमिसेस टू बी टू पे ₹5,000 इफ सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट टुमारो। क्या पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है। एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कि ए प्रोमिसेस टू बी टू सेल हिज हाउस इफ बी मैरिड हिज डेड डॉटर। ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ था, इधर नहीं लिखा हुआ, मुझे पता है इतने होंगे एग्जाम्पल हमारी किताब में नहीं होगी। तो ये क्या है? जब वो एग्जाम्पल दे रहे होते हैं ना तो वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। अब डेड पर्सन के साथ कोई शादी कर सकता है? नहीं। ये क्या है? इम्पॉसिबल है कि नहीं? इम्पॉसिबल है। शाबाश। इसकी आखिरी वाली की एग्जाम्पल सोचे ना आप। किसी को जब पता है कि अगला बंदा, तो क्या करेंगे? तो जब आपको पता है कि फ्यूचर में वो क्या करेगा और उससे कंडक्ट की वजह से एक्शन इम्पॉसिबल ही होगा, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। किस वजह से? उसके फ्यूचर एक्शन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है। ये पहले से वॉइड नहीं होता, पहले से हो सकता है।
नहीं, फ्यूचर कॉन्डक्ट लिखा हुआ है, पता नहीं बाद में क्या करेगा। कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपका दोस्त है वो जुमे का खुतबा सुन लेता है, फौरन आपके पैसे वापस करता है, फौरन आपके पैसे। ये तो दोस्त से कॉन्डक्ट फ्यूचर पे डिपेंड करता है, तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। A promises to B कि he will perform, A B के साथ कॉन्टैक्ट करता है कि A परफॉर्मेंस देगा if B marry to C। जी, A promise to B, A promise to B कि वो उसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए देगा इफ बी मैरीज सी। जी, उससे पता हो कि शायद नहीं, उससे नहीं पता हो, फ्यूचर किसकी कंडक्ट पे डिपेंड करता है। फ्यूचर में सी की शादी किसी और से हो गई, फ्यूचर में सी की शादी किसी और से हो गई, एक ये भी ऑप्शन है, तलाक करवा के दोबारा करवा देनी चाह रही, शर्म करो। बी की शादी किसी और से हो गई, बी ने किसी और शादी कर ली, ठीक है, फिर तैयार रहो। क्या अस्तगफिर, अब आप अपनी बारी अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, अब इसके फ्यूचर कॉन्डक्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने कहा था अजीब है ये थोड़ा सा, बाकी उसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब है। तो इसके साथ आप लिख लें, क्या लिखेंगे? हाँ, अजीब लिखेंगे तो आपको बात मेरी याद आएगी कि अजीब है, अजीब। आप अजीब जवाब दे दें फिर भाई, क्योंकि जिस फ्यूचर कॉन्डक्ट पर कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है तो वो अब उस पर्सन के एक्शन की वजह से इम्पॉसिबल हो सकता है। पर्सन के एक्शन फ्यूचर में क्या होंगे हमें नहीं पता, तो ये इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट जाके फ्यूचर में पॉसिबल है या नहीं है, इन्फोर्सेबल है नहीं है, परफॉर्मेंस हमने देनी या नहीं देनी, उस पर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो अगर वो रियलिस्टिक है और फ्यूचर में उसके लिए पॉसिबल है तो ठीक है, और अगर उसने ऐसा कोई स्टेप ना लिया तो फिर क्या, इम्पॉसिबल हो गया ना, कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर? कोई सवाल? शाबाश, यहाँ तक कोई सवाल? इसके भी सवाल ना अटेम्प्ट करें इसके। हाँ, तो बी आगे फ्यूचर में करेगा ना, अभी तो किया ही नहीं, हम यही तो कहते हैं कुछ किया नहीं, कुछ कर, और बी कुछ कर। इम्पॉसिबल नहीं किया, इम्पॉसिबल उसके, हाँ तो उसने नहीं ना किया, तो फिर उसने जाहिर करनी थी, तो ये क्या इसने नहीं किया, अजीब इसलिए तो मैंने कहा कि ये भी करें तो भी इम्पॉसिबल है, ये किसी और से शादी करें तो भी इम्पॉसिबल है, तो भी इम्पॉसिबल है, तो फ्यूचर कॉन्डक्ट इसका देखा जाएगा, फ्यूचर में क्या होना है। टाइम फिक्स टाइम नॉट फिक्स वाली बात यहां पे नहीं है, पता नहीं कब शादी करेगा। घर से कर लेंगे, देख लें। हाँ चलो ठीक है, ठीक हो गया। चले कोई एक दो बता देना। अ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग बट इट हैपन्स। हाँ देखा, अब देखा, अब आप फौरन बता सकते हैं वॉइड है, क्यों? नॉट हैपनिंग था, वैलिड तब होता कि अगर नॉट हैपन होता, लेकिन क्या हुआ, हो गया, हो गया। इवन लेटर बिकम इम्पॉसिबल, शाबाश, क्या लेटर बिकम इम्पॉसिबल, वॉइड भी इशू है ना, क्यों?
नहीं नहीं, हमने तो पढ़ा इम्पॉसिबल के केस में वॉइड अब इन इशू होना चाहिए। ये देखो ना, ये देखो वॉइड अब इन इशू, वॉइड, तो वॉइड अब इन इशू आना चाहिए। इम्पॉसिबल वॉइड अब इन इशू ऐसे ही है, कर लूं ठीक है, वॉइड अब इन इशू। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में या शुरू से, बाद में। बाद में का मतलब पहले क्या था, वॉइड था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। बाद में क्या हुआ, हाँ, तो वॉइड अब इन इशू वाले पहले ही दिन से एग्जांपल कौन सी थी, वॉइड अब इन इशू की एग्जांपल कौन सी थी, 100 रुपए नाम दूंगा अगर एग्जांपल बता दिया आपने। आपको एग्जांपल याद नहीं आ रही, पता है मुझे नहीं आ रही, आप किससे क्या बता रही है, वो बच्चे वाली एग्जांपल जो बचपन से ये नहीं पैदा होती ही माजूर था, बाय बर्थ। ये होता है वर्ड अब इन इशू, भूल जाते हैं, ऐसी एग्जांपल भी भूल जाते हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं हूं ना रिवाइज करवाने के लिए। चलिए कोई सवाल शाबाश, नो सवाल, ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।